नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का जो एक स्पेशल सीरीज शुरू किया है आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए, उसका 9वां पार्ट है। इससे पहले भी मैंने इसके मैक्सिमम पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उसे नहीं दिखा है तो आप उससे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपका आने वाला जो आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसके लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, करंट एंड साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको मिल रहे हैं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल नाम से, इसे भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं ओम जायसवाल चैनल से आपको मिलेगा, तो आप इसे भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो साबुन को जल में घोलते हैं तो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी घट जाता है। जब साबुन को जल में घोलने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, जिसके कारण जल में झाग उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। जो सूती कपड़े होते हैं उन पर पानी की बूंदों के फैलने की घटना न केवल केशिकत्व बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण भी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब साफ एक शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि आपको बताना है कि जो एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पारे का संसंजक उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। आपको बताना है इनमें से किसका नियम है वो, जो कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक सीधा प्रयोग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों एंड मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पास्कल का नियम। पास्कल नियम जो कि द्रव पर लगने वाले दाब की व्याख्या करता है, यह द्रव के प्रवाह से संबंधित नियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दौरान की व्याख्या की जा सकती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वायु में प्रचक्री यानी जो स्पिन बॉल होता है, तो क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बर्नौली के जो प्रमेय है वो द्रव के प्रवाह की व्याख्या करता है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय द्वारा वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। दोस्तों आपके आने वाले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एक ई बुक तैयार करवाया है गणित का 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये ई बुक है दोस्तों, जो कि आने वाले गणित ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा। इसमें जो भी 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है संपूर्ण हल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा ई बुक है जीके टॉपिक का, जो कि 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हुआ जो दोस्तों जो इस ई बुक से बाहर चला जाए। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा।
आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। आपको बता दें कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पारा पानी पर तैरता है। आपको बता दें पारा पानी पर नहीं तैरता है। पारे का घनत्व द्रव में सर्वाधिक होता है, जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान उसके स्वयं के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। इससे उस पर नीचे की ओर लगने वाला बल उत्क्षेपण से बहुत अधिक होता है और पारा डूब जाता है। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी रिविजन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेके आ गया है आपके लिए अभ्यास बैच, जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा लाया जा रहा है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप रेलवे के टॉप जो कैटेगरी के एजुकेटर होंगे उनसे पढ़ेंगे, आपको डाउट सेशन दिए जाएंगे और आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके दिया जाएगा, और आपको जो भी लेसन के नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों एक और फीचर ऐड किया गया है, रेज हैंड फीचर। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं क्लास के दौरान, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन। आप बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देखिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको 1500 का पड़ेगा। इसमें आप कोड इस्तेमाल करेंगे अगर OJ10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए और कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए आप रेलवे ग्रुप डी की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का स्तर वहीं बना रहेगा। आपको बता दें जब पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहेगा, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आपको इनमें से बताना है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल असामान्य व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है और इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके जल पर पानी का तापमान क्या होगा? आपको बताना है कि जो ठंडियों में एक झील है सतह जमने जा रहा है तो इसके जल का जो पानी का तापमान क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जब झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जब पानी जम जाता है तो मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी झील की तली का पानी जमता नहीं है। आपको बता दें बर्फ़ जो कि उष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे नीचे वाला जल जमने से बच जाता है और मछलियाँ जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होगा? आपको बताना है कि जो पानी पर तैरती आभासी वस्तु का भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 होगा। पानी पर जब तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। आपको बताना है कि जल पृष्ठ पर लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो न तैरने का क्या कारण है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आपको बता दें कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, आपको बताना है कि जब पानी जमा हो जाता है उसमें मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आपको बता दें स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है। फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं तथा पानी में डूबकर मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आपको इनमें से बताना है कि जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो किस देश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीस से। जो वैज्ञानिक महान थे आर्किमिडीज वो ग्रीस से संबंधित थे और जल के उत्क्षेपण का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। आपको बताना है कि जो उत्प्लावी बल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विस्थापित तरल के भार पर। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है और विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर ही उत्प्लावन बल लगता है। इस सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज ने ही यह सिद्धांत दोस्तों दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना इनमें से कि किस वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कम होगा। बुलबुले के ऊपर जल का भार सतत कम होने के कारण दाब का परिमाण निरंतर घटता जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में असत्य को चुनें। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई ये गलत को है। आपको बता दें कि वातावरणीय दबाव की इकाई बेल नहीं बल्कि वायुमंडलीय दाब है और उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है। वह तैरती हुई प्रतीत होती है। घटना किस कारण उदाहरण है। आपको बताना है यह जो घटना है वो इनमें से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृष्ठीय तनाव का। वैसलीन लेपित सुई को जब जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की तनी हुई झिल्ली सुई के भार के कारण नीचे दब जाती है और पृष्ठ तनाव पीछे कार्य करने लगता है। यह पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तेल दीप में बत्ती का तेल किस के कारण ऊपर उठता है। आपको बताना है कि जो बत्ती का तेल होता है वो किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी केशिका क्रिया के द्वारा।
तेल में दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? आपको बताना है कि जो तेल में तैरती हुई कोई वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेल का वॉल्यूम। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है तथा तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए तेल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के उसी आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है इनमें से हाइग्रोमीटर जो होता है वो किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की। वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता होता है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक दी गई वायु के आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि दी गई वायु में आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के 1 घन मीटर आयतन में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।